Hello everyone, welcome to this class. I am Kavita Goyal and you are watching my YouTube channel Advanced Studies. So friends, आज के अपनी इस क्लास में मैं आपको बताने वाली हूँ बिल ऑफ एक्सचेंज के बारे में। यहाँ पे हम इसकी अकाउंटिंग डिस्कस करेंगे। हम ऑलरेडी इसके बेसिक टर्म्स पढ़ चुके हैं और इसकी अकाउंटिंग की शुरुआत हमने अपने प्रीवियस वीडियो में ही कर दी थी, जिसमें मैंने आपको बिल लिखने की एंट्री समझा दी थी। आज हम बिल लिखने के बाद अब कौन सी एंट्रीज होती हैं उनको हम यहाँ पे समझेंगे। सो विदाउट टाइम वेस्टिंग मैं वीडियो स्टार्ट करती हूँ। आप वीडियो में एंड तक जुड़े रहिएगा, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि अगर आप वीडियो को स्किप करेंगे या इसे पूरा नहीं देखेंगे तो आपको प्रॉपर चीज़ें समझ में नहीं आएंगी। सो अब मैं शुरू करती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको ये बता दूँ कि हमारा बिल ऑफ एक्सचेंज की अगर हम बात करें तो बिल ऑफ एक्सचेंज में मिनिमम बिल ऑफ एक्सचेंज की 3 पार्टीज होती हैं। एक होता है ड्रॉर, एक होता है ड्रॉइंग और एक होता है हमारा पेइंग। ओके, तो सबसे पहले भी हम ड्रॉर और ड्रॉई की बात कर लेते हैं। देखिए सपोज यहाँ पे हमारा ए एक ड्रॉर है और बी एक ड्रॉइंग है, मतलब कि ए ने बी पे बिल लिखा है, ए ने बी पे बिल लिखा और बी ने इसे एक्सेप्ट करके वापस ए को भेज दिया। ठीक है, अब भेजने के बाद क्या हुआ, ये तो हमारी एंट्री हो गई बिल लिखने की, जो मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ अपने प्रीवियस वीडियो में। अब मैं आपको बताऊँ इसके बाद क्या होता है। जब हम बिल को लिख देते हैं उसके बाद क्या कंडीशंस आती हैं। बिल लिखने के बाद हमारी 4 कंडीशंस हैं जो हमारी आती हैं। देखिए बिल लिखने के बाद की 4 कंडीशंस क्या हैं। सबसे पहली कंडीशन बिल लिखने के बाद तो ये होती है कि ए ने बी पे जो बिल लिखा है वो सपोज अगर 3 मंथ का है तो ए क्या करेंगे, ए 3 मंथ तक उस बिल को अपने पास रखेंगे, वेट करेंगे 3 मंथ का, और आफ्टर 3 मंथ जब वो टाइम पीरियड पूरा हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा, तो बी उस बिल का पेमेंट करेंगे और सिंपली ए उस बिल के पेमेंट को रिसीव कर लेंगे और उन्हें बिल वापस कर देंगे। ये हुआ हमारी फर्स्ट कंडीशन जो कहती है कि ए इस बिल को पूरे टाइम तक अपने ही पास रखते हैं, मतलब मतलब कह सकते हैं हम कि अपने ही पास इस बिल को ये रखते हैं। अब आते हैं दूसरी कंडीशन में। दूसरी कंडीशन क्या होती है, देखिए मैं आपको यहाँ चारों कंडीशन अभी बता दे रही हूँ, पर इनको डीपली एक एक चीज़ को मैं अलग अलग आपको बताऊंगी और समझाऊंगी। इसकी एंट्रीज करके मैं आपको अलग अलग ही बताऊंगी। अभी मैं आपको सिर्फ कंफ्यूजन ना हो आगे के लिए, इसलिए मैं आपको अलग अलग एक बार शॉर्ट में समझा रही हूँ। देखिए नेक्स्ट कंडीशन होती है कि ए ने बिल लिख दिया। बिल लिखने के बाद ए के पास एक ऑप्शन ये भी होता है कि वो यदि चाहे तो इस बिल का पैसा कैश में रिसीव ना करके अपने बैंक अकाउंट में भी डायरेक्टली रिसीव कर सकता है। अगर सपोज ये चाहता है कि हम इस बिल का पैसा अपने बैंक अकाउंट में रिसीव करें तो इसके लिए ए को क्या करना पड़ता है, इसके लिए ए को अपने बिल को बैंक में कलेक्शन के लिए भेजना पड़ता है। किस चीज़ के लिए, कलेक्शन के लिए, कैश कलेक्शन के लिए। तो इस कंडीशन में, इस कंडीशन को हम कहते हैं बिल सेंड फॉर कलेक्शन। जहां पे ड्रॉर क्या करता है, जहां पे ड्रॉर अपने बिल को बैंक भेजता है कलेक्शन के लिए। ओके, तो ए अपने बिल को बैंक भेज देता है, बैंक वाले क्या करते हैं, बैंक वाले उस बिल को अपने पास ही रखते हैं, और जब भी इस बिल का टाइम पूरा होने पे पेमेंट करता है तो उस पेमेंट को वो इसी के ए के बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देते हैं, और उस जो बिल बैंक वालों के पास होता है उस बिल को बैंक वाले ड्रॉई को मतलब बी को दे देते हैं। देखिए बिल के केस में मैं आपको एक चीज़ क्लियर बता दूं, बिल के केस में बिल का पेमेंट उसी व्यक्ति को किया जाता है जिसके पास एट ए टाइम बिल अवेलेबल होता है। अगर ए ने इस बिल को बैंक को दे दिया है तो ड्रॉई इस बिल का पेमेंट किससे करेगा, बैंक में ही करेगा पेमेंट, क्योंकि बिल उसे कहाँ से मिल रहा है, बैंक के पास से मिल रहा है। अगर ये बिल है अगर ये ड्रॉर के पास ही है तो ड्रॉई क्या करेगा, किससे पेमेंट करेगा, ड्रॉर को ही करेगा, क्योंकि बिल के केस में ड्रॉई उसी को पेमेंट देगा जो उसे बिल देगा, वो बिल लेगा और पेमेंट देगा। क्लियर। तो यहाँ पर हमने 2 कंडीशन जानी, पहली जब वो बिल को अपने ही पास रखता है, और दूसरी कंडीशन जब वो बिल का पैसा अपने बैंक अकाउंट में चाहता है और इसके लिए वो बिल को बैंक में कलेक्शन के लिए भेज देता है। अब आती है तीसरी कंडीशन। तीसरी कंडीशन कहलाती है हमारी डिस्काउंटेड की। देखिए डिस्काउंटेड का क्या मतलब होता है, डिस्काउंटेड का मतलब होता है
कि जो हमारे बैंक हैं वो हमारे ड्रॉर्स को, मतलब जो भी लोग बिल लिखते हैं उनको एक सुविधा प्रदान करते हैं। सुविधा बैंक इस प्रकार की देते हैं कि उनका कहना रहता है कि अगर आपको अर्जेंट पैसे की नीड है तो आप बिल को हमारे पास रख के हमको दे करके भी पैसा एट ए टाइम उठा सकते हैं। जैसे कि ए ने बी पे बिल लिखा था, सपोज ये बिल हमारा 1000 रुपीज़ का था। अब बी तो इस बिल का पेमेंट 3 मंथ के बाद करने वाले थे, करेक्ट। लेकिन अब सपोज ए को इस पैसे की ज़रूरत अटेंडम अभी थी, उसको ये पैसा अभी चाहिए था। तो ऐसी कंडीशन जब होती है तो बैंक का ये कहना रहता है कि हम आपको ऐसी सुविधा देते हैं जिसमें आप हमारे पास बिल लेके आइए, हम एट ए टाइम आपको पेमेंट उस बिल का दे देंगे और उसमें से कुछ पैसा डिस्काउंट का काट के रख लेंगे। ये डिस्काउंट बैंक इसलिए काटता है क्योंकि देखिए बैंक हमारा कोई रिश्तेदार तो है नहीं, बैंक से हमारी कोई दोस्ती भी नहीं है। बैंक जो है वो अपने प्रॉफिट के लिए काम करता है, और अगर बैंक आपकी इस जगह पे सहायता कर रहा है तो इस सहायता के बदले में बैंक आपसे कुछ डिस्काउंट की रकम जो है, कुछ डिस्काउंट का अमाउंट ले लेता है। तो जैसे सपोज अगर आप 1000 का बिल लेके गए हो तो अगर सपोज बैंक 10% डिस्काउंट काट रहा है तो उस कंडीशन में बैंक आपको 900 रुपीज़ पे कर देगा, 100 रुपीज़ डिस्काउंट भी चले जाएंगे और 1000 का आपका बिल था। मतलब 1000 रुपीज़ में 100 रुपीज़ आपको बैंक को देने पड़ेंगे और आपको कितने मिलेंगे, 900 रुपीज़ आपको मिल जाएंगे। इससे क्या होगा, एट ए टाइम आपकी जो कैश की नीड है वो भी फुलफिल हो जाएगी। और उसके बाद साथ ही साथ जब ड्रॉई इस बिल का पेमेंट करेंगे तो ये बिल कहाँ जा चुका है, ये बिल जा चुका होगा तब तक बैंक के पास, क्योंकि ए तो उसको डिस्काउंट करा चुके होंगे, डिस्काउंटेड, तो ये बिल जा चुका होगा आपका बैंक के पास। तो ड्रॉई इस बिल का पेमेंट आप किसे करेंगे, बैंक को करेंगे। और जब ड्रॉई इस बिल का पेमेंट करेंगे तो बैंक इस बिल का कंप्लीट पेमेंट रिसीव कर लेगी। तो इस तरह से बैंक को ड्रॉई से कितने रुपए मिलेंगे, 1000 रुपीज़ मिलेंगे, जबकि बैंक ने ड्रॉर को कितने पैसे दिए थे, जस्ट 900 रुपीज़। तो डिफरेंस कितना आया, डिफरेंस आया 100 रुपीज़ का। इसका मतलब ये जो 100 रुपीज़ है ये ही बैंक को प्रॉफिट हो गया। किस चीज़ में, बिल को डिस्काउंटेड कराने के केस में बैंक को क्या हो गया, 100 रुपीज़ का प्रॉफिट हो गया। इसी प्रॉफिट को कमाने के लिए बैंक ये डिस्काउंटेड की सुविधा देती है जिसमें आप बैंक में जाके अपने बिल को डिस्काउंटेड करा सकते हो। ओके, अब यहाँ पे हम एक चीज़ और समझ लेते हैं। चौथा केस हमारा क्या होता है, यहाँ पे सॉरी पे लिखा था। देखिए चौथा केस आपका होता है एंडोर्समेंट। ये एंडोर्समेंट क्या होता है इसे हम अच्छे से समझ लेते हैं। देखिए एंडोर्समेंट का मतलब होता है कि अगर ड्रॉर के पास बिल है और ड्रॉर को सपोज किसी से पैसा लेना है और किसी तीसरी पार्टी को उसे पैसा देना भी है। भाई अगर मैं हूँ, मैंने आप पे एक बिल लिखा, अब मुझे आपसे पैसा लेना है लेकिन मुझे अपने किसी फ्रेंड को पैसा देना भी है। आपने तो कह दिया मैं 3 मंथ बाद दूंगा, लेकिन मुझे तो किसी तीसरे पर्सन को पैसा देना है ना अभी। तो ऐसे केस में ड्रॉर जो होता है इसके पास राइट होता है कि ये अपने बिल को उस थर्ड पार्टी को दे सकता है कैश की जगह। जैसे मुझे सामने वाले को 1000 रुपये देने हैं तो मेरे पास अभी 1000 रुपये नहीं है मगर मेरे पास 1000 का बिल है, तो मैं क्या करूँगी, 1000 के बिल को उस तीसरे पर्सन को दे दूँगी और उससे ये बोलूँगी कि ये भाई ये 3 मंथ का बिल है। और 3 मंथ के बिल में क्या होगा कि आफ्टर 3 मंथ जब आप उस बिल का पेमेंट करोगे देन वो पेमेंट सीधा किसके पास चला जाएगा, हमारे इंडोर्सी के पास, उस थर्ड पार्टी के पास। इससे जो मुझे उस थर्ड पार्टी को पेमेंट करना था वो भी हो जाएगा और साथ ही साथ आप उसे जो पेमेंट लेना था वो भी मेरा रिसीव हो जाएगा। तो इसे बोला जाता है एंडोर्समेंट का केस, जिसमें ड्रॉर क्या करता है, 3 मंथ तक उस बिल को अपने पास ना रख के उसे यदि किसी थर्ड पार्टी को पेमेंट करना होता है तो वो इस बिल को इंडोर्स कर देता है। इसे बोला जाता है इंडोर्स करना या इंडोर्समेंट का है कह सकते हैं हम। तो इस बिल को वो इंडोर्स कर देता है अपनी थर्ड पार्टी को। और ये थर्ड पार्टी कौन होती है, ये होती है आपका पेई। सपोज पेई आपका सी है तो इसने क्या किया, ड्रॉर ने इस बिल को पेई को दे दिया और पेई के पास जाने के बाद क्या हुआ, अब जब अगर ये बिल पेई के पास चला गया तो जब 3 मंथ बाद ड्रॉय पेमेंट करेगा तो वो डायरेक्ट पेमेंट किसे करेगा, हमारे पेई को ही पेमेंट करेगा और उसी से ही इस बिल को रिसीव कर लेगा। क्लियर। देखिए ये 4 कंडीशंस होती हैं बिल लिखने के बाद, इससे अधिक कोई भी कंडीशन आपको नहीं मिलेगी। या तो बिल उसी के पास रहेगा ड्रॉर के पास, या कलेक्शन के लिए चला जाएगा, या डिस्काउंटेड करा लिया जाएगा, या इंडोर्स कर दिया जाएगा। अब मैं आपको इन चारों ही कंडीशंस को
इसको वन बाय वन एग्जाम्पल के थ्रू इसकी जनरल एंट्री समझाऊंगी। सो आज मैं आपको इन 2 टॉपिक्स की जनरल एंट्री बताऊंगी और अपने नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको डिस्काउंटेड और इंडोर्समेंट की एंट्रीज बताऊंगी। सो अब हम अपने वीडियो में आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले जान लेते हैं कि अगर बिल हम अपने ही पास रखते हैं, मतलब ड्रॉर अगर इस बिल को अपने ही पास रखता है, तो उस कंडीशन में नेक्स्ट एंट्री क्या होगी। सो स्टूडेंट्स, मैं आपको आगे की एंट्रीज बताने वाली हूँ। तब तक आपको अगर मेरा ये वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को मेरे, जिससे कि आपको मेरे आगे के वीडियोस कंटिन्यू मिलते रहें और भी ज़्यादा लोग मेरे चैनल से जुड़ सकें। सो इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए प्लीज़। सो देखिए, यहाँ पे मैं आपको 2 बुक्स बना रही हूँ। ये हमारी ए की बुक है और ये हमारे मिस्टर बी की बुक है। क्लियर? देखिए, ए की बुक और बी की बुक में आपको क्या करना है। सपोज अगर हम सबसे पहले ए की बुक की बात करते हैं तो सबसे पहली एंट्री हम कर लेते हैं यहाँ पे बिल लिखने की। सपोज ए ने बी पे बिल लिखा तो यहाँ पे एंट्री क्या हो जाएगी, BR अकाउंट, मतलब बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू बी। क्लियर? अमाउंट सपोज यहाँ पे हमने क्वेश्चन हम इस तरह से ले लेते हैं कि 1000 रुपये का हमारा बिल है, 3 मंथ का बिल है ये हमारा, और ये बिल लिखा गया है 1 अप्रैल को, और इसकी जो लास्ट डेट है, नहीं सॉरी, हाँ 1 अप्रैल को लिखा गया है। इसकी जो मेच्योरिटी डेट आएगी वो आपकी आएगी 4 जुलाई। 4 जुलाई क्यों आएगी फ्रेंड्स? क्योंकि मैंने आपको अपने बेसिक वाले वीडियो में ये चीज़ समझाई थी कि अगर 1 अप्रैल को कोई बिल लिखा गया है 3 मंथ का, तो 3 मंथ उसके कब कंप्लीट होंगे, 1 जुलाई को, जिसमें हम 3 ग्रेस डेज जोड़ते हैं और उसके बाद जो डेट निकल के आती है वो ही बिल की ड्यू डेट कहलाती है या मेच्योरिटी डेट कहलाती है, जिस डेट पे उस बिल का पेमेंट करना होता है। क्लियर? तो अब यहाँ पे आप देखिए इसे, सबसे पहले हमने यहाँ पे फर्स्ट अप्रैल को बिल लिख लिया है, ठीक है, बी पे। अब यहाँ पे क्या होगा, 1 अप्रैल को ही इस बिल को रिसीव किया जाएगा, तो यहाँ पे एंट्री हो जाएगी ए डेबिट टू बिल पेबल अकाउंट। अमाउंट यहाँ पे आपका 1000 आ जाएगा, यहाँ भी 1000 आ जाएगा। स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैंने कंप्लीट फॉर्मेट के साथ मैं काम नहीं कर रही हूँ। मैंने एक शॉर्टली बुक्स बना ली हैं जिसमें मैं आपको सिंपली जनरल एंट्री समझा रही हूँ। यहाँ मैं कंप्लीट फॉर्मेट इसलिए नहीं बना रही हूँ क्योंकि इससे काफ़ी ज़्यादा टाइम वेस्ट होने लगता है और साथ ही साथ बोर्ड भी छोटा है, तो फिर मैं आपको उतनी ज़्यादा एंट्रीज एक साथ नहीं बता पाऊँगी। सो आपको फॉर्मेट के साथ जो एंट्रीज हैं आप मेरे पिछले वीडियो में देख सकते हैं, जिसमें मैंने आपको पार्ट 2 वीडियो जो है उसमें मैंने आपको इसका कंप्लीट फॉर्मेट बताया है, जहाँ से आप समझ सकते हैं कि इसे किस तरीके से फॉर्मेट में हमें करना है। ठीक है? सो अब यहाँ पे देखिए हमने बिल लिखने की एंट्री कर ली। ए ने बी पे बिल लिखा और बी ने इस बिल को एक्सेप्ट कर लिया। एक्सेप्ट करने के बाद नेक्स्ट केस क्या हुआ, फर्स्ट वाला जो केस था उसमें हमने कहा था कि ए इस बिल को 3 मंथ तक कम्प्लीटली अपने ही पास रखेंगे और आफ्टर 3 मंथ बी इसका पेमेंट कर देंगे। अब अगर 3 मंथ तक ए ने इस बिल को शांति से अपने पास रखा तो क्या ए के घर में कुछ हुआ? कुछ नहीं हुआ, क्योंकि ए ने तो उस बिल को शांति से रखे रहने दिया। तो इस केस में क्या होगा, ए की बुक में कोई एंट्री नहीं होगी, सबसे पहले एंट्री होगी बी की बुक में, जिसमें बी इस बिल का पेमेंट करेंगे। अब आ गई 4 जुलाई। 4 जुलाई को क्या होगा, बी इस बिल का पेमेंट करेंगे, तो इनके पास क्या होगा, इनके पास बिल आएगा और कैश जाएगा। तो यहाँ पे हमने बीपी अकाउंट जो है आपका ये डेबिट कर दिया है 1000 से और कैश को क्रेडिट कर दिया है 1000 से, क्योंकि देखिए कैश जा रहा है इसलिए कैश क्रेडिट होगा और बिल आ रहा है इसलिए बिल पेबल अकाउंट आपका डेबिट होगा। क्लियर? इसके बाद क्या होगा अब आगे आपका, इसके बाद अब ये इन्होंने पेमेंट किया, कैश दिया और बिल इनके पास आया, तो ये जो इन्होंने कैश दिया ये कैश किसके पास गया, ये कैश आया आपका ए के पास। तो यहाँ पे कैश अकाउंट आपका डेबिट हो जाएगा और साथ ही साथ आपका बिल पेबल अकाउंट आपका क्रेडिट हो जाएगा, जिसमें 1000 रुपीज़ का अमाउंट आपका यहाँ पे आ जाएगा। क्लियर? ये हमारी फर्स्ट कंडीशन थी जिसमें हम बिल को अपने ही पास रखते हैं, मतलब ड्रॉर बिल को अपने ही पास रखता है, किसी को नहीं देता है और 3 मंथ बाद उसका पेमेंट वो रिसीव करता है। अब हम आ जाते हैं इसी तरीके से सेकंड वाली कंडीशन में, जिसमें कि सपोज अगर जो आपका
ड्रॉर है उसने इस बिल को कलेक्शन के लिए बैंक में यदि भेज दिया है तो उस कंडीशन में क्या एंट्री होगी। सपोज जो हमारा ए है उसने बी पे बिल लिखा था और बी ने बिल को एक्सेप्ट कर लिया था। क्वेश्चन हमारा सेम यही है, बस इसमें ये बोल दिया गया है कि जो हमारे मिस्टर ए हैं उन्होंने सपोज 1 मई को इस बिल को बैंक भेज दिया था कलेक्शन के लिए। बैंक कहाँ भेजा था कलेक्शन के लिए? बैंक। तो जिस डेट पे हमारा ड्रॉर बिल को कलेक्शन के लिए भेजता है सेम उसी डेट पे हमें ये एंट्री कलेक्शन की करनी होती है, जिसमें हम लिखते हैं 1 मई को हम एंट्री कर रहे हैं बिल सेंड फॉर कलेक्शन अकाउंट डेबिट। कितने का बिल है? 1000 का है। और यहाँ पे क्रेडिट क्या हो जाएगा? यहाँ पे क्रेडिट हो जाएंगे आपके बिल, क्योंकि जा क्या रहा है आपके पास इस समय? बिल जा रहा है। कहाँ जा रहा है? बैंक जा रहा है। तो बिल आपके क्रेडिट हो गए। और बिल किस चीज के लिए जा रहे हैं? बिल सेंड फॉर कलेक्शन अकाउंट के लिए। तो बिल सेंड फॉर कलेक्शन अकाउंट आपका यहाँ पे डेबिट हो गया है। ओके, तो यहाँ पे आपने क्या किया? बिल क्रेडिट करके बिल सेंड फॉर कलेक्शन अकाउंट को डेबिट किया 1 मई को, क्योंकि 1 मई को आपने इस बिल को बैंक में भेजा है। ये तो हो गई आपकी ए की बुक की एंट्री। अब बी की बुक में क्या एंट्री होगी इस पर्टिकुलर टाइम में? इस पर्टिकुलर टाइम में बी की बुक में कोई भी एंट्री नहीं होगी। ऐसा क्यों? क्योंकि देखिए ए अपने घर में है, बी अपने घर में है। ए ने आज 1 मई को इस बिल को कलेक्शन के लिए भेज दिया, तो क्या बी को पता चलेगा कि उसने इस बिल को कलेक्शन के लिए भेज दिया? नहीं पता चलेगा। क्यों? क्योंकि बी अपने घर में है और ए अपने घर में। अब क्या होगा? 1 मई को बिल तो इन्होंने भेज दिया, भेजने के बाद क्या आएगा? 4 जुलाई आएगा। 4 जुलाई को क्या था? 4 जुलाई को बी इस बिल का पेमेंट करेगा। तो अब 4 जुलाई को बी के बुक्स में ये एंट्री होगी। तो 4 जुलाई को सपोज बी ने इस बिल का पेमेंट किया, सपोज बी ने इस बिल का पेमेंट कैश में ही किया है, तो बीपी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट आ गया। ठीक है, जिसमें क्या हुआ? बीपी जो आपके बी थे इन्होंने कैश में पेमेंट किया और इनके पास बिल आया। अब जो इन्होंने कैश में पेमेंट किया है, ये पेमेंट कहाँ गया होगा? ये पेमेंट आया होगा 4 जुलाई को ए के बैंक अकाउंट में। तो यहाँ पे आपका क्या डेबिट हो जाएगा? यहाँ पे आपका डेबिट हो जाएगा, बैंक अकाउंट आपका डेबिट होगा, क्योंकि जब भी पैसा आता है तो अकाउंट डेबिट होता है। तो यहाँ पे किस अकाउंट में पैसा आ रहा है? बैंक में पैसा आ रहा है, तो बैंक अकाउंट आपका 1000 से डेबिट हो जाएगा। और क्रेडिट क्या होगा? क्रेडिट यहाँ पे होंगे आपके बिल सेंड फॉर कलेक्शन अकाउंट। देखिए एक चीज समझिएगा, वैसे तो देखा जाए तो बिल जा रहा है तो आप कहेंगे कि बैंक पे पैसा आ रहा है तो बैंक अकाउंट डेबिट होना चाहिए, और बिल जा रहा है तो बीआर अकाउंट क्रेडिट होना चाहिए। बट अकाउंटिंग का एक रूल होता है, जो अकाउंट जितने से डेबिट है उसे उतने से ही क्रेडिट अगर हम कर दें तो वह अकाउंट 0 हो जाता है, या जो अकाउंट जितने से क्रेडिट है उसे उतने से ही डेबिट कर दें तो उसका अमाउंट 0 हो जाता है। बीआर हमारे 1000 से डेबिट थे, जिसे हम ऑलरेडी यहाँ पे 1000 से क्रेडिट कर चुके हैं, तो ये अकाउंट ऑलरेडी हमारा जीरो हो चुका है और इसका जो अमाउंट है वो ट्रांसफर कहाँ हो गया है? बिल सेंड फॉर कलेक्शन अकाउंट में ट्रांसफर हो गया। तो इसलिए अगर हम इसको दोबारा फिर से एक बार अगर हम क्रेडिट कर देंगे तो ये 1000 से अगेन क्रेडिट हो जाएगा और इसका अकाउंट 0 नहीं होगा, क्योंकि यहाँ डेबिट था, यहाँ पे क्रेडिट था। तो हम बीआर की जगह क्या क्रेडिट करेंगे? बिल सेंड फॉर कलेक्शन अकाउंट को यहाँ पे हम क्रेडिट कर देंगे। तो यहाँ एंट्री हो जाएगी बिल सेंड फॉर कलेक्शन अकाउंट 1000। ओके, सो इस तरीके से आपकी एंट्री कंप्लीट हुई, जिसमें बिल लिखा गया, बिल एक्सेप्ट किया गया, कलेक्शन के लिए भेजा गया। आफ्टर देन 4 जुलाई को पेमेंट हुआ और यहाँ पे पेमेंट रिसीव हो गया। सो ये आपकी एंट्री थी आपकी बिल सेंड फॉर कलेक्शन की। अब अपने नेक्स्ट वीडियो में हम सीखेंगे इंडोर्समेंट की और डिस्काउंटेड की एंट्रीज। होपफुली आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे शेयर कीजिएगा, लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने कमेंट्स करके मुझे बताइएगा वीडियो आपको कैसा लगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू।